हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज विशाल सैनी। आप लोगों को पता है हम आज स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन, वो भी कौन सा सेकंड चैप्टर अपना एसिड बेस एंड सोल्ट। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर देखना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक मैंने सभी लिए हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से उनको पीपीटी में इंक्लूड किया है, ठीक है। और ट्राई करते हैं इसको 40 मिनट्स में कवर करने की। अब मूव करते हैं हम आज के टॉपिक पर। जो सबसे पहले हम चेक करते हैं इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन कौन कौन सा हमें चैप्टर में गिवन है, एसिड बेस एंड सोल्ट। एसिड बेस एंड सोल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि एसिड, तो एसिड्स क्या होते हैं। सभी को पता है एसिड्स क्या होते हैं। टेस्ट में क्या होते हैं, वो सोर होते हैं। और लेस देन क्या होते हैं, पीएच 7 होते हैं। वो लोग सर लेस देन कितना बेटा, 0 टू लेस देन 7, तो बोलेंगे 6.9 इंक्लूड कर लेते हैं इसके लिए। और बोलते हैं कि डोनेट द प्रोटॉन्स। और ये जब एसिड्स वाटर में सोल्यूबल होकर कौन सा आयन वो करते हैं, रिलीज करते हैं H प्लस आयन, या हम बोलते हैं HO3, ये वाला आयन, ठीक है। इसको प्रोटॉन बोलते हैं, इसको प्रोटोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। ये रिलीज करता है। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं बेस का। तो बेस क्या होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं। उनकी पीएच क्या होती है, मोर देन 7। और कहाँ तक होती है, मोर देन 7 से लेकर 14 तक पीएच होती है। और ये क्या डोनेट करते हैं, कब डोनेट करते हैं, जब वाटर में डिजोल्व होकर क्या डोनेट करेंगे, OH माइनस आयन, जिसके बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं सोल्ट। तो हमें पता है कि जब एसिड और बेस मिलता है तो क्या रिलीज होता है, सोल्ट प्लस वाटर मिलता है अपने पास, ठीक है। ये मिलता है अपने को। तो सोल्ट का जो टेस्ट होता है क्या होता है, सोल्टी होता है टेस्ट इनका। और क्या बोल रखा है कि सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शंस ऑफ द एसिड एंड बेस। इसके लिए अलग से अपना क्या 70% वेटेज इस चैप्टर में सोल्ट्स का, तो इसके लिए मैंने अच्छे से अलग से आगे डिस्कस करने वाला हूँ। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड्स। तो क्लासिफिकेशन किया गया है कि उनके किस बेस से कि वो हमें अकर होते हैं, या बोलते हैं कि उनके सोर्स क्या है, या कंसंट्रेशन क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोर्स। तो सोर्स के बेस पे उनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, नेचुरल एंड मिनरल्स। जो नेचुरल होते हैं उनको ऑर्गेनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। तुमने सुना होगा ना ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो वो नेचुरली से किया जाता है। और मिनरल्स होते हैं, ये क्या होता है कि इनको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक। क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स। जो ये जनरली ये क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन कोरोसिव, और ये होते हैं कोरोसिव नेचर का होता है ये पार्ट, ठीक है। और ये नॉन कोरोसिव होते हैं। इनके एग्जांपल देखते हैं, लेमन जूस। बोलो सर लेमन जूस तो हम ड्रिंक भी करते हैं ना। हाँ बेटा, क्यों, क्योंकि नॉन कोरोसिव होता है। कोरोसिव का मतलब होता है खराब करने वाला, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, नॉन कोरोसिव, और ये होते हैं कोरोसिव। इनके एग्जाम्पल HCl और H2SO4। तुम्हें पता हो जो दीपिका पादुकोण की जो मूवी आई है ना, छपाक मूवी, जो काफी पहले आई हुई है, जो एसिड अटैक पर है ना वो मूवी, उसमें कौन सा एसिड यूज किया गया है, H2SO4, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेस के लिए हम कैसे बात करेंगे, कंसंट्रेशन के बेस पर। जैसे कि मैंने क्या किया, मेरे पास क्या 2 गिलास है, ठीक है। एक गिलास ये, एक गिलास ये, दोनों में मैंने क्या किया 100 ml क्या किया मैंने, दोनों में वाटर फिल किया, दोनों में वाटर फिल किया। अब मैंने क्या किया, इसमें तो 1 स्पून है ना, 1 स्पून शुगर की ऐड करी, 1 स्पून शुगर की ऐड करी। और यहाँ पर 5 स्पून क्या किए मैंने, शुगर की ऐड करी। तो बताओ कौन सा ज्यादा स्वीट होगा, तुम बोलोगे सर स्वीट ये ज्यादा स्वीट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या तुमने 5 स्पून ऐड करी ना शुगर की, तो इसमें क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की ज्यादा होगी। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सोल्यूट की। क्या, सोल्यूट, ठीक है। तो जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो क्या होगा, कंसंट्रेट होगा। और जिसमें कम होगी वो डाइल्यूट होगा। एग्जांपल हम देखते हैं। अब हमने देखा होगा कि 90% क्या अपने पास C2H5OH है, 98%। और एक अपने पास जैसे कि 50% एथेनॉल है, C2H5OH। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि जो 98 ml है ना, वो तो क्या एल्कोहल, मतलब C2H5OH। और जो 2 ml है ना, 2 ml वो क्या वाटर है, अंडरस्टैंड। और यहाँ पर क्या होगा, 50 ml ही तो वाटर होगा, 50 ml ही एथेनॉल होगा। तो ये कौन सा होगा, डाइल्यूट होगा इस कंडीशन में, और ये होगा कंसंट्रेट होगा, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं कि कैपेबिलिटी पे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। यह बात करते हैं कि कौन सा फास्टली आयनाइज होगा। तो ये क्या होंगे, फास्टली आयनाइज होंगे। और इनका मैंने बोला ना कि जो मिनरल्स होंगे, इनऑर्गेनिक एसिड, उनके वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। और ये वीक एसिड्स होंगे। जैसे कि विनेगर हो गया, तो विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH, ये होता है विनेगर का फॉर्मूला।
अब हमने क्या किया, एक टेबल भी इंक्लूड करी इसमें, जिसमें सोर्स ऑफ द एसिड बता रहा है कि कहाँ से ऑब्टेन होता है। एसिडिक एसिड कहाँ से मिलता है अपने को, विनेगर से, ठीक है। और सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है, जो भी खट्टे अपने फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, वहां से मिलते हैं। और जो अपने एक है, इसको याद करना अच्छे से, ठीक है। जो मेलिक एसिड है वो कहाँ से मिलता है अपने को, एप्पल से मिलता है। और जो फॉर्मिक एसिड है ना, जो एक रेड कलर की चींटी आती है ना, तुमने सुना होगा ना कि अगर रेड कलर की चींटियां काटते हैं ना, तो क्या होता है, अपने बॉडी पर क्या होती है, पुंछिया होने लगती है और काफी जलन होती है बॉडी के अंदर। क्यों होती है, क्योंकि वो कौन सा एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, इसी कारण जो रेड चींटियां होती है ना, रेड, उनको बोलते हैं फॉर्मिका भी बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिड इन लेब, कि लेब के अंदर एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। इंडिकेटर्स सबको पता होता है, रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर का यूज करते हैं। तो हम देख रखा है कि मिनरल्स वाटर होता है, मिनरल वाटर वो क्या होता है, अपना न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल होगा तो मतलब ये ना तो रेड में कन्वर्ट करेगा ना ब्लू में, तो ये क्या करेगा, कोई टेस्ट नहीं देगा इसके लिए, ठीक है। ये न्यूट्रल होता है। अब हमें पता है विनेगर क्या होता है, वीक एसिड होता है। और वीक एसिड है तो ये याद रखो कि रेड क्या होता है, एसिड क्या होता है, डेंजर, और डेंजर का सिंबल क्या होता है, रेड। तो वो क्या, अगर जैसे कि ब्लू है अपने पास, तो ब्लू से रेड में कन्वर्ट करेगा तो कौन करेगा, एसिड करेगा। और जैसे कि रेड से ब्लू में कन्वर्ट करेगा तो बेस करेगा। ये देखो कि बेस से बी बनने वाला, और एसिड डेंजर, डेंजर कौन है, रेड है, ये याद रखोगे। अब एग्जांपल देखो कि सोल्ट वाटर, ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर। तो बेसिक नेचर क्या करेगा, ये देखो रेड को किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और ये एसिड है, तो एसिड को किस में कन्वर्ट करेगा, ये करेगा ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अदर एग्जांपल्स तुम देख लेना पॉज करके वीडियो। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स का मीनिंग पहले मैं तुम्हें बता दूं। जब भी तुम अपने पापा या मम्मी के साथ में ड्राइव करते हो, आप 10th में हो तो बाइक वगैरह तुम चलाने लग गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि एक क्या है, एक स्ट्रेट रोड है मेरे पास। अब जैसे कि हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं बाइक से, ठीक है, बाइक से हम आगे चल रहे हैं। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से टर्न लेना। अब पीछे क्या है, एक ट्रक है, पीछे क्या है, एक ट्रक है, ठीक है। अब ये अगर मूव करेगा तो भाई इसकी भी तो स्पीड अच्छी खासी होगी ना, तो हम यहाँ पे हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा हमें इधर टर्न लेने के लिए। ऐसे तो नहीं कि हम 100 की स्पीड में हम टर्न ले लेंगे, नहीं। तो हम क्या करेंगे कि अपने जो इंडिकेटर्स होगा ना लाइट, तो हम इस साइड क्या करेंगे, इंडिकेटर देंगे कि ताकि पीछे वाले को पता चले कि इस डायरेक्शन में मूव करने वाला, यही तो होता है ना। तो ये इंडिकेटर्स क्या दिखाता, अपने को इंडिकेट करता है कि ये चीज, ये चेंज होने वाला है और इस चेंज का ये बेनिफिट मिलेगा या ये हार्मफुल मिलेगा। जैसे इसमें क्या होता है अपने साइंस में, हम एसिड और बेस हमें पता है कोरोसिव नेचर के होते हैं, तो हम उनको ऐसे तो नहीं कि सभी को हम टेस्ट करने बैठेंगे, नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो नेचुरली होंगे, एक सिंथेटिकली होंगे। अब नेचुरली क्या होते हैं, मेन मेड तो हो नहीं सकते। मेन मेड कौन से होते हैं, सिंथेटिक होते हैं मेन मेड। और नेचुरली कौन से होते हैं, जो अपने को ऑब्टेन्ड होते हैं बाय नेचर। एग्जांपल हम चेक करते हैं। सबसे पहले जो लिटमस सॉल्यूशंस होता है ना, लिटमस सॉल्यूशंस, उसका कलर होता है पर्पल डाई होता है, और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है लीचन से। और जो ये लीचन का जो प्लांट है ना, ये कौन सी क्लास का, ये है ब्रायोफिलम प्लांट, है ना, ब्रायोफिलम प्लांट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स की, वो जो अपने एनसीईआरटी में गिवन है। एक तो रेड गार्बेज है। अब रेड गार्बेज है ना, ठीक है, तो अब ये क्या करता है, जब एसिड में पुट करोगे ना इसको, इस सॉल्यूशन को एसिड में लोगे तो क्या कलर देगा, रेड और पिंक कलर देगा, ठीक है। ये एसिड का, इस साइड में क्या मेंशन करता हूँ, एसिड का मेंशन करता हूँ। और जब बेस में करोगे तो बेस में कौन सा कलर देगा, ग्रीन और येलो। तो मैं इस साइड क्या रखता हूँ कि ये बेस वाले कलर होंगे। अब अनदर एग्जांपल देखते हैं, टर्मरिक। हमें पता है जिसका ओरिजिनल कलर होता कौन सा, इसका येलो ओरिजिनल कलर होता है। अब जब इसमें बेस में पुट करोगे ना, बेस में, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। रेड या कौन सा हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। रेड ब्राउन होता है, और इसमें क्या होता है, कलर सेम रहता है, तो बोलेंगे कि येलो ही रहता है, ठीक है, येलो कलर ही रहता है। अब बात करते हैं, ये होते हैं वो क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर्स है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो इनको थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि ये चार इंडिकेटर्स तुम्हें याद होने चाहिए। अब बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ क्या होता है, रेड कलर शो करता है, और जो फिनोप्थिलीन होता है ना, वो कलर लेस रहता है, ठीक है। अब अगर बेस में इनको पुट करेंगे तो बेस में क्या होगा, बेस में जो मिथाइल ऑरेंज होगा वो तो येलो कलर देगा, और जो फिनोप्थिलीन होगा वो पिंक कलर देगा। इसके अलावा भी क्या होता है कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जैसे उनकी स्मेल से मैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तुमने वनीला आइसक्रीम तो काफी खाई होगी ना, तो वनीला को अगर तुम, उसकी जो स्मेल आती है ना, बोलते ना कि सुगंध, तो उससे हमें पता चलता है कि ये वनीला वाली आइसक्रीम है। हर बार ये थोड़ी कि हम टेस्ट करने के बाद बताए कि वनीला ये है।
नहीं ना, अगर अपने पास अपने सामने 4 से 5 आइसक्रीम रखी हुई है तो हम सूंघ के बता सकते हैं ना कि जैसे कि पहले नंबर पर कोई सी भी लाए, सेकंड पर कोई सी भी लाए, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि वनीला कब आने वाली है। तो हमें पता चला कि वनीला आई है तो उसकी एक अलग से स्मेल होगी, यही होता है ना। तो उनमें क्या होता, क्योंकि अपने नोज के अंदर क्या होती है, एक सेल होती है ओलिफैक्टरी सेल्स, जैसे कि उनको बोले जाता है ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स, बोल रखा ना कि ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। तो वनीला, क्लोव और ओनियन आर ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, ये याद रखना। अब हम मूव करते हैं रिएक्शन ऑफ द एसिड बेस विद द मेटल्स की, क्या होती है रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अपने पास क्या है, ये मेटल है, ये मेटल है ना, जिंक भी तो मेटल है ना, मेटल है, और यहाँ पर क्या है, एक एसिड लिया गया है। अब हमें पता है जब मेटल और एसिड के रिएक्शन करवाते हैं तो क्या गैस रिलीज होती है, यहाँ पर H2 गैस फॉर्म हो गया। अब जो H2 गैस बाहर ना जाए तो इसलिए क्या किया, यहाँ पर एक रबर का एक कोर्क लगाया गया ताकि यहाँ पर गैस इकट्ठी हो जाए। अब जो गैस इकट्ठी होगी ना, वो इस कैपिलरी ट्यूब से यहाँ से मूव करके यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर सोप सॉल्यूशन इसलिए लिया जाता है ताकि जो गैस आई ना उस पर क्या हो, एक कवर बन जाए, ठीक है, कवर बनेगा। अब मुझे बताओ, जैसे कि जैसे ऊपर जाएंगे ना, ये ऊपर जाएंगे पर हमें पता जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब मुझे बताओ, जैसे कि अंदर इसके है ना जो भी 1 एटीएम है और बाहर भी क्या 1 एटीएम है, तो यहाँ इक्वल है। अब मैंने बोला यहाँ पर क्या 0.9 एटीएम है और अभी भी अंदर 1 है ना, तो अगर कंपेयर करेंगे ना, 1 अंदर वाला ज्यादा होगा, तो अंदर वाला ज्यादा होगा तो इसकी साइज बढ़ेगी ना, बबल्स की साइज बढ़ेगी, तो इसलिए क्या होती है, साइज बढ़ती है ऊपर जाने पर, अंडरस्टैंड। अब जैसे ये क्या होगा, कैंडल है, कैंडल के पास में बबल आएगा, तो हीट के कारण क्या होगा, ये इसकी लेड यहाँ से हटेगी। अब ये क्या करेगी, अब हटेगी ना, तो ये हाइड्रोजन क्या होती है, काफी डेंसिटी काफी कम होती है, तो ये स्पीडली उसको ये फैलेगी यहाँ पे इसके आसपास एरिया में। अब जो जहाँ पर ये स्प्लिट वो करेगी ना, वहां से ऑक्सीजन रिमूव होने वाला, और हमें पता है कि कैंडल को बर्न होने के लिए कौन सी गैस की रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन की गैस की। तो ऑक्सीजन की गैस कम होगी, वैसे क्या करेगी, ऐसे बंद होने लगेगी, और उस टाइम एक साउंड क्रिएट होती है, पफ वाली साउंड। कौन सी क्रिएट होती है, पफ वाली साउंड, इसको बोलते हैं पफ साउंड। सिंपल तुम्हारे क्वेश्चन आएगा कि पफ साउंड क्रिएट हो रही है तो कौन सी गैस है, तुम बोलोगे हाइड्रोजन गैस, अंडरस्टैंड। ये कंडीशन होती है, इसका स्टेटमेंट है कि जनरली एसिड रिएक्ट विद द मेटल टू गिव सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो तुम बोलोगे क्या सर ये सभी गैसेस देगी, सभी मेटल्स देगी क्या, मैं बोलूंगा सभी मेटल्स नहीं देगी। अब देखो कौन कौन सी, तुमने देखा होगा ना फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन देती थी, मोर रिएक्टिव मेटल्स देती थी, और किसको डिस्प्लेस करती थी, लेस रिएक्टिव को। अब यहाँ पर कौन डिस्प्लेस हो रहा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा, तो इसका मतलब है जो हाइड्रोजन से ऊपर वाली रिएक्शंस जो मेटल्स है ना वो ये रिएक्शंस देगी। तो ये सभी क्या होगी, एसिड के साथ में क्या देगी, H2 गैस रिलीज करेगी, और जो हाइड्रोजन से नीचे वाली जो गैसेस है वो क्या करेगी, H2 गैस रिलीज नहीं करेगी, ये याद रख लेना। अब एक स्टेटमेंट याद ये रखा कि जनरली बेस डू नॉट रिएक्ट विद द मेटल एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। बोल रहा कि जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते, बट एनसीईआरटी में एक इक्वेशन गिवन है, ये वाली इक्वेशन गिवन, इसमें बोल रखा कि ये वाली जब बेस और मेटल रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस रिलीज होती है। और पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है कि विच वन इज द प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, उसमें ये भी ऑप्शन है, तो तुम इसको भी इंक्लूड करते हुए चलोगे आगे, ठीक है। और ये मेटल्स का ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि विच वन इज द नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो तुम्हें ये मेटल्स का याद रखना। एग्जाम्स में ये नहीं आने वाला, ये नहीं आने वाला, ये तीनों आने वाले। कॉपर मरकरी के चांस काफी कम होते हैं, तो कॉपर सिल्वर और गोल्ड मिलेंगे तुम्हें। कौन कौन से मिलेंगे, कॉपर मिलेंगे, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। अगर इन तीनों में से या चारों में से कोई भी हो, प्लेटिनम में भी, तो क्या बोलोगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं मेटल कार्बोनेट्स। जो मैंने बोला ना कि 70% सोल्ट्स का है, तो इसमें से मैं बोलूंगा कि जो 30% चांस है ना क्वेश्चन आने के, वो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्यों बनते हैं, इसका काफी अच्छा जो ट्रिक है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। पहले इसके लिए भी हम डायग्राम देखते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। अब इसमें दे रखा कि जो टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब है, और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये है एसिड है, ठीक है, ये एसिड है, और सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 होता है। अब ये इक्वेशन है, एनसीईआरटी में इसको ए बोल रखा है और इसको बी, बी का मतलब जो बी में ये रिएक्शन होने वाली, बट ये गलत है, ठीक है। एनसीईआरटी में मैं भी मिसप्रिंट होगी वो, ठीक है। जो ये दोनों रिएक्शंस है ना, जो टेस्ट ट्यूब एक ही है, वो बोल रखा है तो सोडियम कार्बोनेट ले, या तो सोडियम कार्बोनेट ले या सोडियम बाइकार्बोनेट ले, तभी भी ये रिएक्शन सेम होने वाली। चेक करो, देखिए जब ये क्या अपने को पता है, ये इसका नेचर क्या बेस है, और ये क्या एसिड है, तो क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर 2NaCl, ये क्या होता है सोल्ट, ये वाटर, और ये गैस रिलीज होने वाली है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब एक और टर्म चलो अभी डिस्कस करते हैं उसको, जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये दोनों हो तो अपने को प्रोडक्ट सेम मिलने वाले, बस जो इसको बैलेंस करने वाले कोफिशिएंट होंगे वो चेंज हो जाएंगे।
ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों से कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2 गैस रिलीज होगी। अब जो CO2 गैस है ना, अब जिस टेस्ट ट्यूब बी में आने वाली ना, जैसे यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बी है, तो बी में CO2 गैस जाएगी और यहाँ पर क्या रखा हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम CaOH ट्वाइस होता है इसको, ठीक है, ये बोलते हैं, जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन, सॉरी, लाइम वाटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। अब लाइम वाटर को अगर CO2 के जब अमाउंट आएगा ना यहाँ पर, तो ये जैसे अभी तो यूनिफॉर्म दिख रहा है अपने को सॉल्यूशन, अब ये क्या होगा, यूनिफॉर्म से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 लेयर्स मिल जाएगी अपने को, क्या मिलेगी, 2 लेयर्स फॉर्म होने लगेगी। जो नीचे होगा, नीचे क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होगी, CO3 की लेयर होगी, और ऊपर क्या होगा, वाटर अमाउंट होगा। देखो यही मिला अपने को, कैल्शियम कार्बोनेट जो व्हाइट पीपीटी होती है जो डाउन साइड में होती है, और H2 क्या होती है, अपर साइड में होती है। अब बोल रखा है ना, यहाँ तक तो इजी है, यहाँ तक तो कर लेते हैं, बट बोल रखा है जैसे कि अभी ये रिएक्शन तो आगे भी बढ़ती रहेगी, तो यहाँ पर क्या होगी, CO2 का अमाउंट क्या होगा, एक्स्ट्रा आएगा, क्या होगा, CO2 का अमाउंट एक्स्ट्रा आएगा। तो जो 2 लेयर्स बनी फॉर्म हुई ना, वो क्या होगी, वापस से सोल्यूबल होने लगी, और सोल्यूबल होगी तो ये रिएक्शंस होगी, ये रिएक्शंस होगी नेक्स्ट वाले, जो हम बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है यहाँ पर, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट H2 प्लस CO2 क्या फॉर्म करता है, ये कैल्शियम HCO3, और यहाँ पर ट्वाइस लगा देना, ठीक है। ये इक्वस सोल्यूबल हो जाती है वाटर में, तो पूछता है कि वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बनता, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए कि ये बन फॉर्म होता। अब क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आता, जो क्वेश्चंस आता है वो भी पहले थोड़ा सा और बचा हुआ, फिर डिस्कस करते हैं। और हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, या तो मेटल हाइड्रोकार्बोनेट हो, या तो ये वाला, ठीक है, और जो मेटल कार्बोनेट है ना, वो ये वाला, तो दोनों में से कोई भी हो, तो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, वो सोल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। देख लो प्रोडक्ट सेम है, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मिल सकता है अपने को। अब मैंने बोला क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चंस ये आता, अब हमें पता, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एसिड है ना, एसिड और जो बेस की रिएक्शंस होती है ना, वो कौन सी होती है, वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये भी कौन सी हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। और बी वाली, ये देखो यहाँ पर भी एक, ये दोनों तो ए है ना, ये दोनों क्या है, इन दोनों के लिए ए टर्म यूज की हुई है, ये वाली जो बी है, बी इसके लिए यूज की गई है, ठीक है, बी। अब ये देखो हमें पता है ये बेस है, और ये क्या, एसिड है। नॉन कार्बोनेट, जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, एसिड है, और यहाँ गैसियस फॉर्म में, तो ये क्या होती है, रिएक्शन फास्ट होती है, तो ये क्या होती है, काफी हाई एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है, हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। अब जो इंपॉर्टेंट है ना, वो सी के लिए पॉइंट है, दोनों इसका पता हमें, एक्सो, ये भी एक्सो है, ये भी एक्सो है, बट जो ये रिएक्शंस होती है ना, ये रिएक्शंस कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। कौन सी होती है, एंडो, सी, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, सी कौन सी, सी ये वाली ना, तो ये कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। सी कौन सी होती है, एंडो, ये याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सिस्टम में पूछेगा कि ए है एक्सोथर्मिक है, तो इसका प्रोडक्ट ये फॉर्म हुआ, और जो बी है ये भी एक्सोथर्मिक है, उसमें ये प्रोडक्ट है। और क्वेश्चन बोलेगा कि जब इसमें CO2 ऐड करवाई जाती है ना एक्स्ट्रा अमाउंट में, तो वो क्या हो जाता है, जो पीपीटी फॉर्म होती है वो वापस से सोल्यूबल हो जाती है। तो ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं आया तो वापस इसको रिपीट करके देख लेना, आ जाएगा समझ में। अब बात करते हैं, हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद द ईच अदर, कि कैसे रिएक्ट करते हैं। अब हमें पता है कि दोनों रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, सोल्ट फॉर्म करते हैं। तो सॉरी, प्रोसीजर इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बोल रखा है कि जब, जो हमें पता है कि एसिड और बेस क्या फॉर्म करेंगे, सोल्ट एंड वाटर, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होगा पीएच की वैल्यू कितनी होगी, पीएच की वैल्यू होगी 7 होगी, उसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्वेश्चंस में थोड़ी देर में मैं पूछने वाला हूं तुम्हें इसी टर्मोलॉजी पर, पहले हम डिस्कस करते हैं, ये वाला मैंने भी एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड एंड एसिड्स। तो क्या है, रिएक्शंस दे रखा है कि जो मेटल ऑक्साइड है प्लस एसिड है, क्या फॉर्म कर रहा है, वो सोल्ट प्लस वाटर। कुछ खटका, अरे ये देखो ना, क्या खटका नहीं, अरे ये सोल्ट और वाटर किससे मिल रहे हैं अपने को, एसिड और बेस है ना। अब यहाँ पर एसिड लिखा हुआ, तो ये कौन सा होगा, ये किसे बिहेव करेंगे, ये करेंगे बेस की तरह। तो इसलिए तो मैंने बोला था, जो मेटल ऑक्साइड्स होता है उनका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, बस यही अपने को बताना था यहाँ पर। यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से भी आ जाता, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता, और जब उसको HCl के साथ में करवाया जाता है, या एक्वस वाटर के साथ में किया जाता है, तो मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल अभी मैंने बताया था, कौन सा, CO2 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट वाला था ना, कैल्शियम कार्बोनेट या वाटर वाला, या उसके अलावा भी मैं वो बता दूं ना, जो बी रिएक्शन देखे थे ना हमने, जो बी रिएक्शन वाला पार्ट, वो कौन सी, इसी का आंसर है वो, ठीक है। तो उसमें हमें पता चलता है कि CO2 क्या था, एसिडिक नेचर का था, तो वो
यही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ कॉमन पॉइंट्स। तो कॉमन पॉइंट्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव पार्ट भी रखते हैं और नेगेटिव भी पार्ट भी रखते हैं दोनों। और साथ में जैसे कि क्वेश्चंस हमारे जो आते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि अपने पास क्या एक बीकर है, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, इसमें क्या हुए इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, और ऊपर क्या बल्ब है। अब मैंने क्या किया, इसमें एसिड बेस फिल करूंगा ना, और जब बैटरी ऑन करूंगा ना यहाँ पर, जैसे कि वेट, ठीक है, कंप्लीट सर्किट है ये, तो यहाँ पर क्या करेगा बल्ब, क्या करेगा ग्लो करने लगेगा, क्या करेगा ग्लो करेगा। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या बोलूंगा मैं, एसिड बेस और क्या सोल्ट, ये क्या होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं। और जैसे कि एग्जांपल हो गया तुम्हारे आने वाला, शुगर आने वाला है, और एथेनॉल C2H5, ठीक है, एथेनॉल, और साथ में ग्लूकोज भी आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। मतलब ये इस इन कंडीशंस में क्या होगी, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इस कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं करने वाला। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशंस, कि क्या होगा कि डिजोल्व करने पर क्या होगा। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी दे रखी है, तो उसके लिए डिस्कस करते हैं ड्राई HCl। अब मौजूदा ड्राई HCl क्या करेगी, हमें पता है कि लिटमस पेपर है ना, जो जब सॉल्यूशन कंडीशंस को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ड्राई है ना, तो इसमें क्या होगा, लिटमस पेपर क्या क्या होगा, नो चेंज होगा, क्या होगा, नो कलर चेंज होगा। अंडरस्टैंड ना, क्यों, क्योंकि जो लिटमस पेपर्स होंगे ना, वो ओनली एंड ओनली कब कब एक्टिव होते हैं, सॉल्यूशन मीडियम में ही वो कलर चेंज कर पाते हैं। HCl सॉल्यूशन, इसमें तो हमें पता है इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक। तो एसिडिक में क्या होगा, जो ब्लू है वो क्या हो जाएगा रेड, और हम बोलेंगे अगर रेड है तो वो क्या रहेगा, रेड ही रहेगा, ठीक है। ये वाला बोलोगे तुम, तो चेंज के लिए पूछेगा तो तुम ये लिखोगे आंसर, ठीक है। अब बोल रखा है कि अगर इन दोनों को एक साथ रखा जाए ना, कि चलो हाँ ये दोनों कंडीशंस साथ में हो, और साथ में क्या भी है, यहाँ पर थोड़ा सा वाटर है, ह्यूमिडिटी वाली कंडीशंस बोल रखे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड हो ना, कि सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका नेचर क्या होता है, ये कंप्लीट इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा या सक कर लेगा। तो वापस से ओवरऑल क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पर से ड्राई HCl मिलेगा। तो इस कंडीशंस में भी क्या मिलेगा अपने को, नो चेंजेस मिलेंगे, क्या मिलेंगे, नो चेंजेस। अंडरस्टैंड। इसका जो काम क्या होता, जो भी कंसंट्रेशन होगी ना वाटर की इन ह्यूमिडिटी में, या बोले कि जो भी इन्वायरमेंट में जो वाटर ड्रॉप्स होगी ना, उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा कंप्लीटली, और वापस से ड्राई वाली कंडीशन ही ला के दे देगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। जैसे कि बोल रखा है कि अगर HCl और वाटर को अगर मिक्स करते हैं तो क्या मिलता है अपने को, क्लोराइड आयन, और ये H3O पॉजिटिव आयन। अब बात करते हैं कि ये क्या होता है, हमें अक्सर कभी भी हम चेक करते हैं तो H+ आयन हम इंडिकेट नहीं करते, इसको किस फॉर्म में दिखाते हैं, एक्वस फॉर्म में, ऐसे ये वाला कंप्लीट करेक्ट होता। क्यों, क्योंकि H+ आयन स्टेबल नहीं है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ये वाला फॉर्म कर लेता है यहाँ पर, ठीक है। अब बात कर रखा, कुछ पॉइंट दे रखा कि एसिड व्हेन मिक्स्ड विद द वाटर गिव H+ आयन और प्रोटोनियम आयन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट बोल रखा कि बेस, यहाँ पर इससे पहले क्या लगाओगे तुम, बेस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर, करेक्ट है ये पॉइंट भी। अब यहाँ बात करते हैं, जैसे कि KOH है, NaOH और मैग्नीशियम, जैसे कि ये रिएक्शन है, यहाँ पर AKOH और OH- मिला ना अपने को, वैसे ऊपर भी क्या मिलेगा, Na और OH माइनस इन एक्वस कंडीशन। बट नीचे क्या होगा कि Mg+2 है, तो इसमें 2 हाइड्रोक्साइड आयन मिलने वाले अपने को, ये वाला, और सेम चीजें। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता, ये वाला पॉइंट क्या होता है कि ऑल बेसेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। क्या सर, इसका मतलब है कि सभी बेसेस है ना, वो वाटर में डिजोल्व या सोल्यूबल नहीं होते। तो जो होते हैं उनके लिए क्या बोलेंगे, जो होते हैं ना उनके लिए टर्म होती है एल्कलाई, क्या होती है एल्कलाई। जैसे कि मैं बोलूँ कि ये क्या है, बेस है, इसमें क्या कंप्लीट बेस है, और इसमें जो एक छोटी सी क्लास है ना, जैसे कि ये क्या है, एक क्लास है, ये क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो वाटर में सोल्यूबल होंगे तो इनके लिए मैं क्या टर्म लूंगा, ये क्या एल्कलाइज है। अब मैं बोल सकता हूँ ना कि ऑल एल्कलाइज आर बेस, बट मैं ये नहीं बोल सकता कि जो ऑल बेस है ना ये वो इस क्लास के, मैं नहीं बोल सकता कि ऑल एल्कलाई आर बेस, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑल एल्कलाई आर बेस। अंडरस्टैंड ना। अब हम बात करते हैं, ये एग्जांपल दे रखा, ये HX है, ये एसिड वाला पार्ट है, ये एसिड वाला पार्ट है, और ये बेस वाला पार्ट है, ठीक है। चलो यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। यहाँ से एसिड वाले पार्ट है ना, इससे अपने को क्या मिल रहा है, X नेगेटिव। तो जो यहाँ ये क्या सोल्ट है, सोल्ट है ना। अब सोल्ट में जो X नेगेटिव है वो कहाँ से मिलता है अपने को, एसिड से मिलता है, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट। और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ना वो कहाँ से मिलता है अपने को, M, मतलब बेस। तो ये याद रखना कि सोल्ट फॉर्म होते हैं तो पॉजिटिव पार्ट मिलता है अपने को बेस से, और नेगेटिव पार्ट मिलता है
एसिड से। बस ये छोटी सी बात है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक जस्ट जनरल नॉलेज के लिए याद रखना, अगर आता है तो टिक कर देना है बात। अब बात करते हैं, आता है नहीं, जैसे कि तुम्हें पूछा कि व्हाट इज सोल्ट, तो सोल्ट में तो अगर तुम्हें 2 मार्क्स का ना तो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तो ऐड करोगे ना उसमें, तो तुम ये भी कर सकते हो वहां पर। अब बात करते हैं पीएच इन एवरी लाइफ। तो क्या है एवरी लाइफ के अंदर, कि अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ देखा जाता है कि, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिक रेन। क्या होता है एसिडिक रेन, और कब बोलेंगे एसिडिक रेन को, जब इसकी पीएच क्या होगी 5.6 होगी। अब एसिडिक रेन तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला, वो पूछेगा कि जो ताजमहल है ना, उसका जो कलर जो टाइम के साथ क्या हो रहा है, उसका खराब होते जा रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसका रीजन ही क्या है, एसिडिक रेन है। क्या है एसिडिक रेन। अब एसिडिक रेन क्या होती है, एसिडिक रेन ये होती है जैसे कि सिंपली बारिश हो रही है, ठीक है, बरसात आ रही है, तो इसको हम रेन बोलते हैं। बट अगर इन्वायरमेंट में जैसे कि SO2 गैस है, और साथ में कौन सी NO2 गैसेस है, ये गैसेस है ना, तो ये हमें पता है ये कौन सी नॉन मेटल ऑक्साइड्स है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड है। इनका नेचर क्या होता है एसिडिक। क्या होता है एसिडिक। अभी हमने जस्ट पीछे देखा था CO2 का नेचर भी क्या था एसिडिक, बट इसका मेन रोल नहीं रहता, इनका रोल रहता है SO2 और NO2 प्रेजेंट होगी ना, तो जैसे ही वाटर ड्रॉप्स आएगी यहाँ पर, तो इसमें मिक्स होगी, तो क्या फॉर्म होगा, वो यहाँ पर फॉर्म होता है H2SO4 भी फॉर्म होता है यहाँ पर। तो इसका नेचर हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड, इनका नेचर क्या होगा, ये जो वाटर आएगा ना जो डाउन साइड, उसका नेचर क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। वो भी कितने से कम होगा 5.6 से कम होगा ना, उस कंडीशन को हम बोलेंगे एसिडिक रेन। तुमने सुना होगा ना कि जो नानी या अपनी दादी वगैरह रहती है ना, वो क्या बोलती थी कि जो फर्स्ट बारिश होती ना, जो सीजन की फर्स्ट बारिश, उसमें अपने को नहाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो एसिडिक रेन होती है, और साथ में जो भी पोल्यूटेंट होंगे ना फर्स्ट रेन के ड्यूरिंग, वो क्या होंगे यहाँ से एक निकल के आ जाएंगे। अब बोलोगे सर आज की दुनिया में तो हर बारिश के साथ ही पोल्यूटेंट आएंगे ना, बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम थोड़ी जो इंडस्ट्री वगैरह जो व्हीकल्स थे वो काफी कम थे, तो वहां पर जो फर्स्ट रेन में ज्यादा एसिडिक अमाउंट होता था, ठीक है। जो आज भी है ना यही रहता है कि आज जो फर्स्ट रेन होगी ना, उसमें तो जो एसिडिक अमाउंट होगा वो काफी हाई होगा अनदर कंपेयर अदर्स लैंड के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन कि सोइल। अब सोइल के भी क्या होता है कि डिफरेंट फिक्स पीएच वैल्यू पर ही वो काम करेगी सोइल। जैसे कि बोल रखा कि जो 6.5 7.5 है ना, उसको तो हम न्यूट्रल लेके काउंट करेंगे, और अगर बोल रखा है ना कि अगर मोर देन 7.5 होता है ना, उसको बोलेंगे हम एल्कलाइन, और लेस देन 6.5 होगा उसको बोलेंगे एसिडिक सोइल, और साथ में अगर 5.5 से भी डाउन होता है ना, उसको बोल कंसीडर करेंगे स्ट्रॉन्गली एसिडिक में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डाइजेशन। अब हमें पता है जो डाइजेशन है, डाइजेशन के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट जो एसिड होता है ना, वो कौन सा होता है HCl। कौन सा होता है HCl, और HCl का पीएच कितना होता है 1.2 के समथिंग। तो देखो इसका तो नेचर भी कोरेसिव है, फिर भी अपने बॉडी के अंदर है ना, तो अपना तो स्टमक खराब हो जाना चाहिए। तो इसको इससे सेफ जो अपने बोलते हैं ना कि वो वो उसकी, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि अपने जो स्टोमक है ना, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, तो कौन करता है, एक म्यूकस लेयर होती है स्टोमक में। तो क्वेश्चन आता है कि HCl से जो प्रोटेक्ट कौन करती है, तो कौन करते हैं म्यूकस। वो एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कि मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है म्यूकस, उससे हेल्प करते हैं। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि HCl के जो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या है, एक तो जो अपना वो फूड है ना, उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे बचा के रखता है, और दूसरा डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं टूथ डीके। डीके का मतलब होता है टूटना या खराब होना या डिक्रीज होना। टूथ का मतलब सबको पता है दांत होते हैं अपने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि काफी, अगर जैसे कि तुम बोलोगे सर हम तो ब्रश करते हैं, तो बेटा ब्रश क्यों करते हैं, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभी देखी थी ना, एक न्यूट्रलाइजेशन टर्म वही यहाँ होती है, क्योंकि अपना जो स्लाइवा होता है ना, लार होती है माउथ के अंदर, वो क्या होता है उसकी नेचर होती है स्लाइटली पीएच होती है, और जो जो टूथपेस्ट आती है ना, वो क्या होती है बेस होती है। अब जैसे चॉकलेट वगैरह खाते हैं ना, तो चॉकलेट क्या स्वीट है, और जितने भी स्वीट्स होते हैं ना, उनका नेचर होता है एसिडिक नेचर होता है। अब तभी तो बोलते हैं अगर चॉकलेट खा रहे हो स्वीट खा रहे हो, तो मुंह को क्लीन करके ही सोना चाहिए। अगर क्या करते हैं चॉकलेट खाकर सो जाते हैं ना, तो क्या होता है एसिडिक अमाउंट क्या होता है बढ़ने लगता है, और उससे क्या होता है पीएच डिक्रीज होकर इससे डाउन जाते हैं, तो क्या होते हैं टीथ खराब होने लगते हैं। इसमें एक पॉइंट एक और आता है ये एनिमल वाला, ठीक है। जो अपना जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ना कंप्लीट बॉडी में जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है ना, वो ये होता है एनिमल। और ये कहाँ होता है, जो अपने टीथ होते ना, जैसे कि मैं बोलूँ ये टीथ है, ठीक है, टीथ है। अब टीथ के ऊपर जो एक व्हाइट कलर की एक लेयर होती है पतली सी, वो होती है एनिमल, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होती है। अब ये किससे फॉर्म होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी सिर्फ पेटेट से बनी होती है, ठीक है। और ये इसमें कौन कौन सा होता है, वैसे तो होने हो तो काफी, बट तुम्हें याद रखना, एक तो कैल्शियम फ्लोराइड याद रख लेना, और
एक कैल्शियम फोस्फेट, ये दो याद रख लेना। तो यहाँ से तुमने देख सुना भी होगा ना कि फोस्फोरस जो फ्लोराइड होता है ना, एक अमाउंट से ज्यादा होने पर तो खराब करता है, और अमाउंट से ज्यादा होने पर भी खराब करेगा, कम होने पर भी खराब करेगा। क्यों? क्योंकि अपने टीथ और जो बोन होगा ना, उनको भी फ्लोराइड की रिक्वायर्ड होती है। बट इस और जो मैक्सिमम रिक्वायर्ड कितनी होती है, 1.5 माइक्रोग्राम होती है। इसको मिली नहीं, इसको माइक्रो कर लेना, ठीक है। सॉरी, मिलीग्राम हो गया, माइक्रो। इतना याद रखना कि जहां तक है ना मुझे आइडिया लग रहा है, मिलीग्राम होती है। क्या होती है? जो मिनिमम जो मैक्सिमम अमाउंट होना, अगर इससे ज्यादा होगा ना तो टूथ खराब होने लगेंगे, बोन्स भी खराब होने लगेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में हम बात करते हैं जैसे कि रेड चींटी है, तो उसके जो स्टिंग थे उसमें फॉर्मिक एसिड था। वैसे प्लांट में ना मैं क्या करता, मनाली हम घूमने गए हुए थे, तो मनाली हमने जहाँ पर हमने स्टे किया था ना, वहाँ पर क्या था, उनका एक बगीचा था। तो हम क्या कहे, वहाँ पर मैंगो खाने के लिए उनके बगीचे में चले गए थे। तो उनके जो गेट था ना, वहीं गेट पे क्या है, एक प्लांट लगा हुआ था। तो जब प्लांट्स को मैंने टच किया ना, यहाँ पर मेरा यहाँ से टच हुआ था हाथ, ठीक है। जब मैंने टच किया ना, तो क्या हुआ, यहाँ पर फुंसी होने लग गई थी और काफी अंदर से जलन हो रही थी। मैं भाई करूँ तो क्या, मैंने उनको भी बोला कि सर ये क्या कर रखा आपने। उन्होंने बोला कुछ नहीं भैया, थोड़े टाइम में ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्यों हो रहा था, क्योंकि वहां से क्या था, वो जो ट्री प्लांट था ना, वो क्या था, एसिड सीक्रेट कर रहा था मेरी बॉडी में, ताकि मैं उसको फिर से कभी टच ना करूं। ये तो होता है ना, भाई मैं उसको टच ना करूं, कि मैंने एक बार तो टेस्ट ले लिया ना, अब दूसरी बार थोड़ी चाहूंगा कि वो टेस्ट लूं मैं वो। तो उससे क्या होगा, सेफ रहेगा वो प्लांट। जो एग्जांपल्स दे रखा कि ये विनेगर एसिटिक एसिड से मिलता है अपने को। और यहाँ पर ये देखो, ये वाला वो प्लांट है, जैसे कि निटल स्टिंग है। तो जो ये प्लांट है ना, इसमें ये कौन सा एसिड यूज करता है, मेथनोइक एसिड। और जो मेथनोइक एसिड है ना, उसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, ये वाला HCOH, इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं और मेथनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम है। अब हम मूव करते हैं सोल्ट पर, जो कि इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये क्या होते हैं, सोल्ट जनरली 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाला। नेक्स्ट हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, यहाँ पर वीक बेस लेते हैं, और यहाँ पर वीक एसिड, यहाँ पर भी वीक एसिड। अब इस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग बेस, नहीं ये वाली कंडीशन तो हो गई ना। चलो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हमने दोनों में, और फिर लिया वीक एसिड। अब यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस, और इसमें भी क्या किया मैंने, वीक बेस लिया, ठीक है। अब मैंने बोला ना न्यूट्रलाइजेशन का, तो जो पीछे हमने जो सोइल वगैरह का ये देखा था, उसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। बट जो अगर सोल्ट के लिए बात करें डेफिनेशन, वो न्यूट्रलाइजेशन वाली, वो ओनली एंड ओनली यही ये हो गया ना, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तभी रिएक्शन बोली जाएगी न्यूट्रलाइजेशन, अदरवाइज नहीं बोली जाएगी, ठीक है। क्यों नहीं बोली जाते? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है pH 7। तो अगर pH 7 नहीं है तो हम उसको नहीं बोल सके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ बोल रहा है कि एसिड और बेस है। अब एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग है, बेस कौन सा है, वीक है। तो अब हमें इजीली पता है भाई, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसके तो कैरेक्टर ज्यादा आने वाले ना। तो इसका जो जो सॉल्यूशन मिलेगा ना अपने को, जो जैसे मैंने बोला कि सोल्ट मिला और वाटर मिला यहाँ पर। अब इनका जो पीएच है ना, पीएच क्या निकलने वाला, इसका पीएच होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या होगा, क्या होगा, लेस देन 7 होगा। तो पीएच क्या होगी, पीएच की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 होगी इस वाली कंडीशन के लिए। मैं बोलूँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पर वीक एसिड है। अब यहाँ पर पीएच की वैल्यू क्या होने वाली, मोर देन 7 होने वाली है। क्या होने वाली है, मोर देन 7। अब इस वाली कंडीशन में हम क्या नहीं कर सकते, हम यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो एसिडिक होगा या बेस होगा, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट भी डिस्कस करेगा, और कि वो जो वीक एसिड है वो भी कितना वीक है, या वीक एसिड है या वीक बेस है उसका भी, कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसकी पीएच की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन अगर वो तुम्हें पूछेगा कि कोई भी सोल्ट देगा कि किससे है, तो हम चेक कर लेना कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड का है या वीक एसिड है, तो वहां से बता देना कि इसका एसिडिक। अब ये जैसे कि सोल्ट है, इसका लेस देन 7 है, तो इसका नेचर क्या होगा, इसका होगा एसिडिक और इसका होगा बेसिक। ये तो नेचर होगा, इसका होगा बेसिक। अब अनोदर हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द NaOH। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ NaOH। अब बात करते हैं जैसे कि एक अपने पास क्या है, एक सेटअप गिवन है। यहाँ से हमने NaCl का एक सॉल्यूशन लिया, और यहाँ पर हमें पता ही है क्या एनोड है, एनोड, ठीक है, एनोड, और ये है कैथोड। अब इस कंडीशंस में क्या होगा, जो Cl नेगेटिव है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव पर कौन अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव वाले पार्ट अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो ये नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव वाले पार्ट अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अब जो वही पहले जाके डिपॉजिट होगा, जिसकी जो मूवेबल कैपेसिटी ज्यादा होगी ना, वो पहले इस पर आके डिपॉजिट होगा। अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर कौन कौन से आने चाहेंगे, इस पर एक तो Cl नेगेटिव आना चाहेगा, और साथ में OH नेगेटिव आना चाहेगा।
तो यहाँ पे कौन पहले आके डिपोजिट होता है, ये Cl पहले आके डिपोजिट हो जाता है यहाँ पर। और ये क्या नेगेटिव पार्ट है, यहाँ पर कौन कौन, एक तो हाइड्रोजन डिपोजिट होना चाहेगा, एक सोडियम आकर डिपोजिट होना चाहेगा, बट इसकी कैपेसिटी क्या होती है, काफी हाई होती है, तो ये पहले डिपोजिट होता है। अब यहाँ पर कौन सा रिलीज होता है, यहाँ पर होता है क्लोरीन गैस, मतलब Cl2 रिलीज होती है, और यहाँ पर कौन सा रिलीज होता है, H2 गैस। अंडरस्टैंड। अब मुझे बताओ ये दोनों डिपोजिट हो गई और यहाँ से रिलीज हो गई, तो क्या बचा है यहाँ पर, तुम बोलोगे सर क्या बचेगा यहाँ पर, इसमें तो Na पॉजिटिव, Na बचा है पॉजिटिव, और यहाँ पर OH नेगेटिव बचा, ठीक है, यही बचा ना। तो अब क्या मिलेगा अपने को अगर फाइनल इक्वेशन हम देखें तो ये वाला प्रोडक्ट अपने को ये मिलता, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर से मैं बोलूं, ये इसको याद रखना, इसको ब्राइम सॉल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, जो भी अपने जो मेकअप वगैरह में यूज किया जाता, तो इसमें क्या होता है, जो और क्लॉथ इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, इसमें क्या होता है, कलर फॉल्ट हो जाता है। तो इसके लिए चीजें वो पूछेगा कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, तो मैकेनिज्म एक बार ये रिएक्शंस ये देख लेना, और ये क्या इसका कुछ यूजेस है, तो यूजेस हम देख लेना, इजी है यूजेस तो किसका, जैसे कि हम बोल सकते हैं क्लॉथ इंडस्ट्री में काफी यूज होता है। अनोदर पर हम बात करें बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा कहाँ यूज करते हैं, अपने किचन वगैरह में यूज किया जाता है। उसका केमिकल इक्वेशन से होती है, और यूजेस ये दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। यूजेस तो तुम रीड कर लेना, इजी, इतना कुछ टफ नहीं है। इसने बोल रखा कि जब इसको हीट करोगे ना, और 2 मॉलिक्यूल्स को लेकर हीट करोगे, तो क्या होगा, CO2 गैस रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है, ये सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, ठीक है। बात करते हैं वॉशिंग सोडा की, वो कि पहले यूज करो फिर विश्वास करो, ठीक है। तो वही वाला है वॉशिंग सोडा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली इसको बोलते हैं डेका हाइड्रेट, वो हाइड्रेट भी बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रेट आयन है ना इसमें H2, ठीक है। तो इसके भी यूजेज ये देख लेना एक बार, यूज सिंपली क्लोथ जो वगैरह, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने का चांस है ना वो यहीं का है, ठीक है। या तो ये पूछेगा, इसके यूजेस पूछेंगे, या ब्लीचिंग पाउडर का जो इक्वेशन होती है वो पूछ सकता है। वो इसके चांस कम लगते हैं मुझे, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ज्यादा चांसेस के लगते हैं और ब्लीचिंग पाउडर के लगते हैं, ठीक है। इसके यूजेस देख लेना। अब नेक्स्ट है ब्लू विट्रल। तो क्या होता है कि जो अपने पास जो कॉपर सल्फेट होता है ना, इसको जब हीट करोगे ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यहाँ से चले जाएंगे, और क्या बनेगा अपने पास, कॉपर सल्फेट बनेगा यहाँ पर, ठीक है। बात चेक कर, हाँ ठीक है, क्या बनता है, कॉपर सल्फेट बनता है, और वाटर मॉलिक्यूल कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है, और इसका कलर क्या हो जाता है, इसका हो जाता है व्हाइट। अब वापस में इसमें वाटर ऐड करूंगा ना, वाटर का अमाउंट, तो क्या होगा, वापस से क्या हो जाएगा, ब्लू कलर होगा। तो जो ये 5 है ना, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रल। और इस कंडीशन में क्या हो सकता है, जो ये 5 है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि CuSO4 डॉट XH2, और x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 से लेकर 7 तक हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वाली कंडीशंस होती है। बोल रखा है कि जब एक नीले कलर को जब हीट किया जाता है, नीले सोल्ट को, तो क्या होता है, वो व्हाइट कलर का क्रिस्टल फॉर्म करता है, वापस उसमें वाटर ऐड करोगे तो वो ब्लू बनेगा, वो वाली ये रिएक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें बोल रहा है जब जिप्सम को हीट करोगे ना, ये जिप्सम है, जिप्सम के साथ में 2 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, इसको हीट करोगे तो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट फॉर्म करेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हेमीहाइड्रेट। तो क्यों, क्योंकि आपके पास हाफ मॉलिक्यूल्स होता है वाटर का, और ये इसके लिए बोलते हैं हेमीहाइड्रेट, ठीक है। इसके यूजेस है, ये चैप्टर्स बस एंड होने वाला है, और एक प्यारा सा तुम्हारे लिए थैंक यू है। अगर अच्छा लगे तो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से वापस एक बार जाके इसको रिवाइज से वापस से वीडियो चेक करो, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।